अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज लेट हो गए काफी आप लोग। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है।
अच्छा, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्लास के अंदर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है कि जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर इक्विलिब्रियम में होता है। और लीनियर इक्विलिब्रियम वाला ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा होता। ठीक है। If the sum of all forces acting on the object is zero, the object is said to be in linear equilibrium. ऐसा ऑब्जेक्ट किस स्टेट में कंसिडर किया जाता है? लीनियर इक्विलिब्रियम में कंसिडर किया जा रहा होता है। ठीक है। हम लोगों ने एक पिक्चर की एग्जांपल ली थी और उस पिक्चर की एग्जांपल में हमने कंसिडर किया था कि वो पिक्चर जो है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ठीक है। उसके लिए हमने फोर्सेस को, उस पे लगने वाली फोर्सेस को हमने ऐड अप किया था और वो तमाम फोर्सेस को जब हमने ऐड किया था तो हमने क्या देखा था कि वो इक्विलिब्रियम में है और इससे हमने फिर T1 और T2 की वैल्यू को डिटरमिन किया था। ठीक है। ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अभी। ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसमें वैल्यूज जो फोर्सेस की हैं वो क्या है। ठीक है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है। वी हैव अ बॉक्स, दिस बॉक्स इज ऑफ 40 न्यूटन्स। 40 न्यूटन्स का ये बॉक्स है। ये बॉक्स हमारे पास दो रोप से बांधा हुआ है हमने। एक रोप ये है, रोप 1, जिसमें एक टेंशन का फोर्स है T1। ठीक है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको एक और रोप से बांधा हुआ है, रोप 2, जिसमें टेंशन का फोर्स है T2। ठीक है। हमारे पास कुछ एंगल्स भी गिवन है। ये एंगल वर्टिकल लाइन से हमने एंगल नापे हुए, और T1 का जो एंगल है वर्टिकल लाइन से वो कितना है? लेट्स से दिस इज 40 डिग्रीज, जबकि T2 का जो एंगल आपको गिवन है दिस इज 25 डिग्रीज। ठीक है। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो किस तरफ काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बिल्कुल नीचे 40 न्यूटन्स का। तो क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे वेक्टर रूल से तो एक क्लोज ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। और वो ट्रायंगल एक पैटर्न को भी फॉलो करेगा। तो हम इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम करते हैं और क्लोज ट्रायंगल बना के T1 और T2 की वैल्यू को आपने डिटरमिन करना है। ठीक है। फिर आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से T1 और T2 मिलके इस वेट को, जो कि 40 न्यूटन है, इसको बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है? फाइंड T1 एंड T2। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट इज एक्सप्लेन हाउ T1 and T2 are balancing weight। वेट को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं ये भी आपने बताना है। ऑब्वियसली एक्सप्लेन बाय कंपोनेंट मेथड। एक्सप्लेन बाय कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के थ्रू आपने क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। सो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। T1 और T2 की वैल्यू आप लोगों ने डिटरमिन करनी है। किसी ने कोई सवाल पूछना है? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? चलें क्वेश्चन सॉल्व करें। T1 और T2 की वैल्यू निकालिए।
वेक्टर डायग्राम बना लिया आप लोगों ने इसका? जी सर बना ली। वेक्टर ट्राइंगल में अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें तो T1 जो है वो रो 1 में है, जो कि अप राइट साइड के ऊपर है। T1 अप राइट साइड पे वर्टिकल से 40 डिग्री के एंगल पे है। T2 अप लेफ्ट के ऊपर वर्टिकल से 25 डिग्री के एंगल पे है, और वेट का फोर्स बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, जो कि एक्चुअली अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं तो 90 बनती है उससे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप T1 बनाएं, T2 बनाएं या W, जो आपका दिल चाह रहा है पहले बना लें। लेट से अगर हम पहले T1 बनाते हैं तो T1 यूं बन जाएगा, वर्टिकल से कितने एंगल पे, 40 पे। फिर हम W बना लें अगर, तो ये W यूं हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आएगा, 90 के ऊपर। और उसके बाद आप क्या बना लें अपना T2 इस तरह से, तो ये आपका T2 हो जाएगा। और ये भी वर्टिकल से कितने एंगल पे बन रहा है, 25 के ऊपर। क्योंकि वेट वर्टिकल है तो उससे मैंने डायरेक्टली 25 कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, ये Z है तो ये 40 है, तो ये अंदर वाला एंगल भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये 40 डिग्री है और ये भी 25 डिग्री है, तो 40 और 25 होता है 65, जबकि ये पूरा एंगल होता है 180। इसका मतलब है कि ये इंटरनल एंगल कितना होगा, 180 माइनस 65, हाउ मच, 115। 115 डिग्री। ठीक है, एंगल्स हमें मिल गए हैं। ये T2 है, ये T1 है, W तो आपको 40 न्यूटन्स गिवन है। साइन लॉ हम लगा सकते हैं सिंपली, और उससे T1 और T2 की वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी। निकाली किसी ने वैल्यूज? T1 18.65 आ रहा है, T2 28.37 आ रहा है। क्या चीज? T1 कितना आ रहा है? T1 18.65 आ रहा है और T2? और T2 28.37 आ रहा है। जी, ये वैल्यूज आ रही हैं बच्चों, सब कंफर्म करें इसको। जी सर यही आ रही। जी सर यही आ रही है। ठीक है, तो ये T1 और T2 की वैल्यूज आ गई हमारे पास। और अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स कि ये किस तरीके से T1 और T2 और वेट जो है वो इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। ठीक है, जी कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? T1 और T2 जो दोनों फोर्सेस हैं, इनको हम इनके दो कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करें तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं ये किस फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे? T1 और T2 के वर्टिकल कंपोनेंट्स किस फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे? वेट को। बिल्कुल सही है, वेट को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कि इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा T1y, और इसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा T2y, और हम ये कह रहे होंगे कि T1y प्लस T2y बराबर होगा किसके, वेट के।
ठीक है, लेकिन इन T1 और T2 के दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी होंगे। ये होगा इसका T1x, जो कि एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को किस साइड पे लेके जाना चाह रहा होगा, राइट साइड के ऊपर। और इसी तरीके से T2 का भी एक कंपोनेंट होगा, दैट इज T2x, जो कि इसको किस साइड पे लेके जाना चाह रहा होगा, लेफ्ट पे। और एक्चुअल में ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस होंगी और वर्टिकल फोर्सेस भी क्या होंगी, बैलेंस होंगी, जब ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। ठीक है, इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? Anybody having any question? सर W को ऐड करेंगे? W को किस में ऐड करेंगे? W तो T1 और T2 के बराबर है ना, T1y और T2y के बराबर है ना। W डाउनवर्ड्स है और जी अच्छा, यही जो क्वेश्चन है इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, और उस तरीके का नाम है लेमीज लॉ या लेमीज थ्योरम। ठीक है जी, कॉपी हो गया यहाँ तक आप लोगों से? जी सर हो गया। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेमीज लॉ। ठीक है, लेमीज लॉ या लेमीज थ्योरम क्या कहता है? तो लेमीज लॉ या लेमीज थ्योरम ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होने चाहिए। ठीक है, नोट कीजिएगा लेमीज लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू लेमीज लॉ, according to Lemmy's law, according to Lemmy's law, for an object to be in equilibrium, for an object to be in equilibrium, for an object to be in equilibrium, for such object, for such object, for such object, the line of action of all the forces acting on it, for such object, the line of action, the line of action of all the forces, of all the forces acting on that object, the line of forces of all the forces acting on that object must intersect at a, must intersect at a common point, must intersect at a common point। ठीक है जी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में होगा उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होना चाहिए। बेशक जितनी भी फोर्सेस हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, सबके सबका लाइन ऑफ एक्शन एक ही कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होना चाहिए। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन आप कैसे बनाते हैं? तो लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो ये डॉटेड लाइन जो है बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ये दोनों ही इसके क्या शो करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, यानी ये इस लाइन में एक्शन कर रही है। ठीक है,
अगर कोई फोर्स यूं लग रही है तो ये डॉटेड लाइन इस केस में यूं इसका लाइन ऑफ एक्शन शो कर रही होगी। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा इस बात का। अच्छा, हमने जो डायग्राम बनाई थी उस डायग्राम में हमने क्या कहा था, एक बॉक्स है जिसका एक वेट है 40 न्यूटन्स का। उस बॉक्स के ऊपर 2 रोप्स लगी हुई थी, एक रोप इधर थी जिसका एंगल 40 डिग्री बन रहा था T1 के फोर्स के साथ, एक रोप इधर थी T2 जिसमें फोर्स था और इसका एंगल वर्टिकल से 25 डिग्री था। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में था, इक्विलिब्रियम में। इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन को अगर एक्सटेंड किया जाए तो दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। अगर हम T1 के लाइन ऑफ एक्शन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटरसेक्ट एक्सटेंड करें तो यूं बनेगा, T2 के लाइन ऑफ एक्शन को बैकवर्ड फॉरवर्ड करें तो यूं बनेगा, और W के लाइन ऑफ एक्शन को अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड करें तो ये यूं बनेगा। और आप नोटिस कीजिए कि ये इस एक पॉइंट के ऊपर तीनों फोर्सेस T1, T2 और W इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट वेयर लाइन ऑफ एक्शन of W, T1 and T2 all meets, ठीक है, या all intersect। ठीक है जी, तो इस कॉमन पॉइंट पे तमाम लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, और ये आपके पास वो कॉमन पॉइंट है। ठीक है जी, अगर हम इस कॉमन पॉइंट को P का नाम दें तो इस P पॉइंट पे अगर हम नोटिस करें तो वेट कैसा लग रहा है इस P पॉइंट से 40 न्यूटन्स डाउनवर्ड। इसी कॉमन पॉइंट P से T1 कितने एंगल पे है, 40 पे, और इसी कॉमन पॉइंट से T2 कितने एंगल पे है, 25 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, नाउ पे अटेंशन, जरा ध्यान से। अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं तो वेट तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना है तो ये एंगल कितना होगा भाई, 50, बिल्कुल सही है। ये 50 का एंगल होगा, इसका मतलब है ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 50 140। ठीक है जी, इसी तरीके से बच्चों ये वाला साइड भी 90 होगा, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, 65। कितना होगा, 65 होगा ना। 65, बिल्कुल सही, 65 और ये 90, तो 65 और 90 कितना एंगल हो जाएगा टोटल, 155। ठीक है, और 25 + 40 ये एंगल टोटल कितना होगा, 65। टोटल एक पूरे सर्कल में कितना एंगल बनता है, 360। तो अगर इसको चेक करें 65 + 155 + 140 क्या 360 आ रहा है जी। ठीक है, ये बताइए W के सामने टोटल एंगल कितना है, 65, तो हम बोल सकते हैं 40/sin 65। T1 के सामने एंगल टोटल कितना है, 155, तो ये हो जाएगा T1/sin 155, और T2 के सामने एंगल कितना है, sin 140। ठीक है जी, 55 है, सॉरी। अब बाय द वे इस तरीके से भी हम लोग T1 T2 की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि T1 हमारे पास बराबर आ जाएगा
40 into sin 155 मल्टीप्लाई बाय sin 65 के, ठीक है। सर बताइए क्या जी बोले। वही सर, ये आपने 18.65 आ रही है। ये बोले आपने 40 अपॉन sin 65 क्यों किया अभी यहाँ? बेटा अभी तो 40 के ट्रायंगल साथ नहीं है ना। अभी ट्रायंगल नहीं है, लेकिन मैंने अगर 360 डिग्री के रिस्पेक्ट से एंगल निकाले हैं तो 40 के सामने टोटल एंगल कितना बन रहा है? 65। तो लेमीज थ्योरम 360 डिग्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और बेसिकली एक कॉमन पॉइंट लेके उसके थ्रू भी हम सारे T1 और T2 की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। क्योंकि अक्सर साइन लॉ जो लगता है वो ट्रायंगल के ऊपर लगा रहा होता है ना। ट्रायंगल में तो 180 डिग्री का एंगल होता है ना, ये साइन लॉ नहीं है, ये लेमीज थ्योरम है एक्चुअली में। लेमीज थ्योरम 180 पे नहीं बल्कि कितने डिग्री पे लगता है? 360 पे। 360 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। आंसर सेम आएंगे आपके पास। तो क्या ये आंसर किस आ तरह रहा है? लग तो सर किस रिस्पेक्टिव पे लग रहा है? मतलब वेट के सामने वाला एंगल और फिर T1 के सामने वाला एंगल इस तरह हाँ लगता है। वो बिल्कुल वही पेट के सामने एंगल, T1 के सामने एंगल और T2 के सामने, ठीक है। जी सर। क्या वैल्यू आ रही है T1 की? तो वही 18 सेम आ रही है पॉइंट सर। 65 18 पॉइंट्स, ठीक है। 65 तो इसका मतलब, हाँ इसका मतलब है थ्योरम सही है ये। T2 की वैल्यू निकालिएगा, T2 कितना आ रहा है जरा। T2 बराबर होगा 40 इंटू साइन 140 डिवाइडेड बाय साइन 65, है ना। 28.37। T2 आ रहा है 28.87, पहले कितना आ रहा था? 28.37 आ रहा होगा भाई, 87 नहीं आ रहा होगा। जी जी सर 37 ही आ रहा है। वही वैल्यू आ रही है जो पहले आ रही थी, जी ठीक है जी। तो लैमिस थ्योरम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम लैमिस थ्योरम के थ्रू अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि अननोन फोर्सेस की क्या मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, वो हम निकाल सकते हैं। और उसमें जो हम एंगल पूरा ले रहे होते हैं वो कितना ले रहे होते हैं? 360 डिग्री का ले रहे होते हैं। कैसे किया जाता है इसको? तो जिस कॉमन पॉइंट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस होती हैं उस कॉमन पॉइंट को लेके उसके गिर्द 360 डिग्री के एंगल्स निकाले जाते हैं, और उसके थ्रू जो है वो अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट कर लिया जाता है, ठीक है। इसको कॉपी करें, फिर मैं इसके बारे में लिखवा भी देता हूँ। सर ज्यादा तेजी से नहीं हो सकता है ना उसके मुकाबले में 180 के मुकाबले में। हाँ इसमें जल्दी हो रहा है ना सवाल। हम्म, अच्छा लेकिन हामिद ये तो इसका एक तरीका है, एक इसका फायदा है लेमिस थ्योरम का, भी इसके और भी कुछ फायदे हैं वो भी बता रहा हूँ। ओके। कॉपी हो जाए बताइएगा, इसके बारे में नोट करना है हम लोगों ने।
हो गया कॉपी? जी सर हो गया। अच्छा जी, लिखिएगा। इन द गिवन एग्जाम्पल in the given example, all the forces are intersecting at a common point P. All the forces are intersecting at common points P. All the forces intersecting at common point P by applying Lami's law. By applying Lami's law at that point. By applying Lami's law at that point, by applying Lami's law at that point, taking angle 360 about that point, taking angle 360 about that point, taking angle 360 about that point, we can find out the magnitude of the magnitude of the unknown forces T1 and T2. तो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड के बाद क्या है? Magnitude of the unknown forces T1 and T2. एक दफा रिपीट कर दो। एक दफा रिपीट कर दूं। By using Lami's law, taking angle about point P, यार पता नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या लिखवाया था, रटा हुआ थोड़ी है मुझे, रिकॉर्डिंग में देख लेना। Lami's law हमने अप्लाई किया था पॉइंट P के ऊपर। पॉइंट P के अबाउट हमने एंगल 360 डिग्री लिया, और 360 डिग्री एंगल लेके हमने जब Lami's law अप्लाई किया तो उससे हमने तमाम अननोन फोर्सेस जो हैं वो T1 और T2 उनको डिटरमाइन किया। ये लिखवाया मैंने, ठीक है। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। If an object is in equilibrium, if an object is in equilibrium, if an object is in equilibrium, we can also use Lami's law
We can also use Lami's law. We can also use Lami's law to find the direction of we can also use Lami's law to find the direction of unknown force. We can also use Lami's law to find the direction of unknown force. Lami's law को हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो अननोन फोर्स जो भी है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है। इस वॉल पे एक फ्लैग पोल लगा हुआ है, ठीक है। ये एक हिंज है, यहाँ पे दिस इज ए हिंज, और इस हिंज से हमने एक फ्लैग पोल लगाया हुआ है, झंडा जिस पे लटकता है, फ्लैग। ठीक है जी, दिस इज द फ्लैग पोल, और हमने यहां से एक रोप बांधी हुई है और इस फ्लैग पोल पे, जिसकी वजह से ये फ्लैग पोल इस पोजीशन पे है। ये हमारे पास क्या है, एक रोप। अच्छा, रोप में ऑब्वियसली टेंशन फोर्स होगा T, और इस फ्लैग पोल का कुछ वेट है, ये जो फ्लैग पोल का जो रॉड है इसका कुछ वेट है जो कि किस तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स W। ओके, ठीक है जी। अब ये फ्लैग पोल इस वक्त किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। कह रहे हैं देयर इज ए थर्ड फोर्स फ्रॉम हिंज, कहां से लग रहा है, हिंज से, टू मेक फ्लैग पोल एट इक्विलिब्रियम। तो आपके पास एक तीसरा फोर्स है जो कि कहां से काम कर रहा है, हिंज से, और हिंज से काम कर रहा है और इस फ्लैग पोल को किस स्टेट में लेके आ रहा है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में लेके आ रहा है। ओके, अब उस तीसरे फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, फाइंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये दो फोर्सेस मिलके इस ऑब्जेक्ट को क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते, कैन एनीवन टेल मी, सिंपली ये दो फोर्सेस मिलके इसको क्यों नहीं इक्विलिब्रियम में ला सकते? ग्रेविटी पुल कर लेगी। नहीं, रिजल्टेंट होगा। हाँ रिजल्टेंट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली में सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करूं, वेट डाउनवर्ड्स है ऐसे, ठीक है, और टी जो है, टी जो टेंशन इन द रोप है, ये कुछ इस तरीके की है, इस तरह पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा वेक्टर रूल से, तो आपके पास क्लोज ट्राइंगल नहीं बन रहा, आपके पास रिजल्टेंट की जगह है, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट बनेगा इस तरह से, ठीक है। एक तो लॉजिक ये है, दूसरी लॉजिक ये भी हो सकती है कि नोटिस करें कि वेट कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकल, और ये जो टेंशन का फोर्स है ये कुछ यूं लग रहा है, यानी इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। अगर मैं ये मान भी लूं कि टी वाई जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसको कैंसिल कर रहा होगा, वेट को, जो भी वर्टिकल डाउनवर्ड्स है, टी वाई क्योंकि वर्टिकली अप है और वेट कैसा है, डाउन है। तो ये जो टेंशन का दूसरा कंपोनेंट है T1x, इसकी वजह से यकीनन इस फ्लैग पोल को किस साइड पे चले जाना चाहिए, लेफ्ट साइड के ऊपर चले जाना चाहिए,
इसका मतलब ये है कि ये तीनों फोर्स, दो फोर्सेस इसको इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं ला सकते। तो इसका मतलब है कि एक तीसरा फोर्स होना चाहिए यहाँ पे जो कि इसको इक्विलिब्रियम में लाएगा। अब देखो इस पे लेमीज लॉ कैसे अप्लाई होता है। लेमीज लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो हम इस वेट को अगर एक्सटेंड करें तो ये देख रहे हैं आप, वेट और टेंशन इस कॉमन पॉइंट पे एक्सटेंड हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और हिंज से जो फोर्स लगेगा वो भी यकीनन फिर इस डायरेक्शन में लगेगा। ये लेट से जो रिंज से फोर्स लग रहा है वो है आर या एफ कर ले चले उसको, आर रिजल्टेंट के लिए होता है, एफ का फोर्स लग रहा है। और इस फोर्स को भी अगर मैं देखूं, एक्सटेंड करूं, तो ये भी इस कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लेमीज लॉ यूज करके आप इस थर्ड फोर्स एफ की डायरेक्शन को सही से निकाल सकते हैं। करना आपको ये है कि आपको फोर्स इस तरह से ड्रॉ करनी है कि उसका लाइन ऑफ एक्शन या वो फोर्स जो है वो एक कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट करे जहां पे तमाम फोर्सेस बाकी इंटरसेक्ट हो रहे हो। दैट्स इट। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? इसको ड्रॉ कर लीजिए। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। सर जो फोर्स वाली जो डायरेक्शन है ये सिर्फ हम टी को और वेट को देखते हुए हमेशा ड्रॉ करेंगे। जी, क्योंकि लेमीज लॉ के हिसाब से जो तीसरा फोर्स है वो लाजमी किस पॉइंट से गुजरना चाहिए, कॉमन पॉइंट से, जहां पे वो दोनों फोर्सेस और भी क्या हो रहे होंगे, इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। तो हम फिर उसको उसी डायरेक्शन में खुद ब खुद कर देंगे ना, खुद बनाएंगे फिर हम लोग उसको। वही हम इस जैसे अगर उसने ये दो बना के देती होते पेपर में और कहा होता कि हिंज से तीसरा फोर्स लग रहा है, बताओ उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसको ड्रॉ सही करके सही दिखा। तो हम लोग उसको सही। इस तरह से ड्रॉ करके दिखाते और फिर इसको एक्सप्लेन भी कर देते कि दे मस्ट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। ये सारे के सारे फोर्सेस को एक कॉमन पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने सवाल में बताया था कि फ्लैग को इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सर डॉटेड बनाना जरूरी होता है क्या? तो डॉटेड भी बनाना जरूरी। असल में फोर्स बहुत लंबा नहीं होगा ना, फोर्स ज्यादा बड़ा बना दोगे तो इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक है, और उसको एक्सटेंड करने के लिए डॉटेड लाइन से कर देना। ठीक है। कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी ने? अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग हियर। बेटा क्लोज ट्राइंगल जब आपके पास तीन फोर्सेस हैं, पहली बात तो तब बनता है, ट्राइंगल के लिए तीन साइड्स चाहिए होती हैं। और दूसरी बात यह है कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका ट्राइंगल क्लोज ही होता है, उसमें आपके पास रिजल्टेंट बनाने की कोई जगह नहीं बचती। ठीक है, चलो मैं यह क्लास एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी कोई 11 बज गए। ठीक है भाई, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।